अगर आप फाइलर हैं और बिज़नेस कर रहे हैं तो बजट में आपके लिए एक नया कानून पास किया गया है, जिसके मुताबिक अगर आप उस लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो तकरीबन 10% तक आपका जो एक्सपेंस है वो डिसअलाउ होगा। आप कह सकते हैं कि 10% तक आपको पेनल्टी चार्ज होगी। ये क्या एक्सपेंस है, किस तरह आपने फॉलो करना है और किस तरह आपसे पेनल्टी ली जाएगी, इसमें FBR की बारीक वारदात क्या है, आज किस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस में हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है जो बजट है अप्रूव कर दिया गया है, अब वो फाइनेंस एक्ट आ चुका है, ग्रुप के अंदर मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है और ये 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, अप्लाई होगा। अब इस पूरे बजट को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि नॉन फाइलर वैसे का वैसा ही है। नॉन फाइलर को ये कहा गया है कि अगर तुमने गाड़ी लेनी है तो 7 मिलियन तक ले सकते हो, घर लेना है, प्लॉट लेना है तो 100 मिलियन तक यानी कि 10 करोड़ तक ले सकते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है बैंक में, प्रॉफिट में या म्यूचुअल फंड में या स्टॉक में तो 5 करोड़ तक कर सकते हो। बस टैक्स ज़्यादा देना है और ये सारा काम आप कर सकते हैं। दूसरी साइड पे अगर फाइलर है तो उसके लिए मज़ीद उसको रिलैक्स करने की बजाय मज़ीद टाइट कर दिया गया है। अब पूरे बजट में अगर ये कहा गया है या इस पूरे बजट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आएगी कि FBR ने ये कहा है कि हर बंदे को, हर नॉन फाइलर को मैं खुद तो पकड़ नहीं सकता, मेरे पास ना टाइम है, ना मेरे पास रिसोर्सेज हैं और ना मेरे पास इफेक्टिव मैनेजमेंट है, कोई स्ट्रेटजी है, मैं कैसे नॉन फाइलर को पकड़ूंगा। उसने एक प्लान कर लिया। वो क्या प्लान किया, ना तो कोई इफेक्टिव टीम स्ट्रेटजी है तो FBR खुद तो इन तमाम नॉन फाइलर को नहीं पकड़ सकता, तो उसने एक प्लान किया। उस प्लान में क्या किया, उसने कहा कि चलो जितने भी लोग बिजनेस कर रहे हैं और फाइलर हैं, टैक्स नेट में है, फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई होलसेलर है या कोई रिटेलर है, इन तमाम लोगों को अपना एजेंट बनाते हैं। पहले भी ये सारे लोग FBR के एजेंट ही हैं टैक्स विदहेल्ड करने के मामले में, लेकिन अब ये कह दिया गया इनको कि यहाँ पे खड़ा हुआ है FBR और FBR ने एक प्लान दे दिया कि यहाँ पे एक मिस्टर A है, फॉर एग्जांपल ये एक बिजनेसमैन है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, इसने चीज़ें परचेज़ की मिस्टर B से। अब अगर तो ये जो मिस्टर B है, जो इसका बायर, जो सेलर है जहाँ से चीज़ें परचेज़ कर रहा है, ये फॉर एग्जांपल बायर है और ये सेलर है, अगर तो इसका एंटियन हुआ तो FBR कहेगा ठीक है तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था, आपने एंटियन होल्डर से परचेज़ की है। लेकिन अगर ये मिस्टर A जो है एक ऐसा बंदा जो कि मिस्टर C है और जिसका एंटियन नहीं है, तो FBR ये कहेगा मुझे आपने 2 तरह की पेनल्टीज़ देनी है, 2 तरह का जुर्माना होगा। पहला जुर्माना क्या है कि जब आप किसी ऐसे बायर से कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो उसके ऊपर वो ये बंदा अगर कहता है आपने 1 लाख की चीज़ें परचेज़ की हैं, तो ये मिस्टर C आपको ये कहेगा भाई मुझे आपने पूरा 1 लाख देना है, जितना भी टैक्स बनता है ना आपने खुद जमा करवाना है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर टैक्स बनता है 11,000, लेट से हम ज्यूम करते हैं कि 5.5% नॉर्मल है, उसका डबल है 11,000, तो आपके लिए इसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1 लाख, यानी कि 1 लाख में आप 11,000 रुपये जमा कर लेंगे, 1,11,000 आपकी कॉस्ट होगी। इससे पहले क्या होता है कि आप जो टैक्स है ग्रॉस करते हैं या खुद जमा करवाते हैं और उसके बाद आप उसका एक्सपेंस का क्लेम ले लेते हैं। ये भी उस सिचुएशन में होता है कि अगर आपका जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से ज़्यादा होता है जब आप विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं, लेकिन अगर आपकी सेल 100 मिलियन से कम होती है तो फिर आपने टैक्स विदहेल्ड नहीं करना होता, चाहे वो अनरजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड हो, तो आपने उस एक्सपेंस का क्लेम ले लेना होता है। अब FBR ने यह कहा है कि भाई आपने अगर टैक्स यहाँ पे जमा करवा भी दिया और आपका टर्नओवर 100 मिलियन से नीचे, ऊपर भी हुआ या नीचे भी हुआ, तो मुझे आपने 10% जुर्माना देना है। वो कैसे देना है कि साल के एंड पे फॉर एग्जांपल 30/6/2026 को जाके आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी। ये लेक्चर मैंने पहले भी बनाया था जब बजट का प्रपोजल आया था, तो अभी अप्रूव हो चुका है। इस वजह से 1 जुलाई को ये लागू है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक समझ लें 360 है कि आप पूरा काम वैसे ही कर रहे हैं, साल के एंड में पता चलेगा जाके भाई ये तो टैक्स ज़्यादा बन गया। तो यहाँ पे आप ये कहते हैं सेल है आपकी, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 10 लाख रुपए की, और उसके बाद हम कहते हैं जी कॉस्ट आपकी है, कॉस्ट ऑफ सेल, यहाँ पे हम कहते हैं 7 लाख रुपए की है। अब फॉर एग्जांपल आप पहले बिजनेस कर रहे हैं वैसे ही आप बिजनेस कर रहे हैं और ये जो 7 लाख रुपए की कॉस्ट है, आपने लोकल मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ की और यहाँ पे सेल कर दी। अब जहाँ से परचेज़ की उसका एंटियन नहीं था, तो यहाँ पे लॉ ये अब देखा जाए तो टैक्स में आपका जो GP है वो कितना आएगा 3 लाख रुपया। यहाँ पे लॉ ये कहता है कि जी मैं इसको डिवाइड करूँगा, मैं आपका GP रिवाइज करूँगा, 3 लाख नहीं होगा, वो कितना होगा, उसी तरीके से 10 लाख की सेल हुई होगी
कॉस्ट को वो दो हिस्सों में डिवाइड कर देगा, एक 90% और एक 10%। अब 10% 70 जो 7 लाख है इसका 10% कितना बनता है 70,000। तो यहाँ पे वो कहेगा जी सेल आपकी यही है, जो कॉस्ट है ना आपकी वो है 6,30,000। तो आपका जो प्रॉफिट है वो कितना निकला है 3,30,000। एक्चुअल में आपका प्रॉफिट कितना है 3 लाख रुपया। तो आपने टैक्स कम प्रॉफिट के ऊपर कम दिया, जब आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपने टैक्स भी ज़्यादा देना है। इससे पहले ऐसे नहीं था। इससे पहले वो चेक करता था कि ये जो 7 लाख है क्या इसके ऊपर आपने प्रॉपर विद होल्डिंग टैक्स डिडक्ट किया हुआ है और डिपॉजिट कराया हुआ है। मैंने बताया कि अगर 100 मिलियन से ऊपर सेल होगी तो फिर आप विद होल्डिंग एजेंट होते हैं अंडर सेक्शन 153 जो कि विद होल्डिंग को डील करता है। अगर 100 मिलियन से कम होगी तो आपने कोई विद होल्डिंग नहीं करनी, आपके लिए जितने की आपने चीज़ परचेज की है उतनी ही पेमेंट कर दें आप। लेकिन अब वो कहता है जी आपने विद होल्डिंग की है या नहीं की, मैंने यहाँ पे आपकी डिडक्शन कर देनी है 10%। तो ये आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर आप ज़्यादा टैक्स देंगे। हो सकता है आपका मार्जिन उतना ना हो, जहाँ पे स्लैब रेट अप्लाई होते हैं प्रॉफिट पे और हायर स्लैब जो है 45% तक है। तो अगर आपकी परचेज बहुत ज़्यादा है उसमें 10% आप ऐड कर लें, हम कह सकते हैं कि आपका जीपी जो है जो प्रॉफिट है वो 10% बढ़ जाएगा कि पहले प्रॉफिट अगर 3 लाख था अब 3,30,000 हो जाएगा। तो ज़्यादा प्रॉफिट पे आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा। इतना शायद आपका बिजनेस का कैश फ्लो ना हो जितना आप यहाँ पे टैक्स दे रहे होंगे। तो ये बड़ा केयरफुली इसको मॉनिटर कर लें। अगर आप इस तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे अनरजिस्टर्ड से परचेज हो रही है जिसका एंटियन नहीं है, तो आपने सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आप मॉनिटर करनी है। अब इस सारे सिनेरियो में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। डिडक्शन नॉट अलाउ सेक्शन 21 के अंदर एडिशन की गई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रपोज डिस अलाउ 10%। यहाँ पे वो कहता है कि जी अदर देन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर आपने एंटीएन के बगैर किसी पर्सन से कोई चीज़ परचेज की और वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा है, मतलब फॉर एग्जांपल मिल्क आपने परचेज किया ग्रोअर से, किसान से परचेज किया जो इसका ओरिजिनल जो प्रोड्यूसर है, या आपने कोई राइस परचेज कर ली, वीट परचेज कर ली और किसान से परचेज करनी है ग्रोअर से। मैंने बताया था कि एक इनकम टैक्स के अंदर ग्रोअर सर्टिफिकेट होता है, वो आपने लेना है, साइन करवाना है, फिर कभी बता भी दूंगा। वो आप साइन करवाएंगे तो साबित होगा कि वाकई ही आप ग्रोअर से चीज़ें परचेज कर रहे हैं, फार्मर से चीज़ें परचेज कर रहे हैं। अगर उसके अलावा कोई चीज़ होगी, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा कोई चीज़ होगी, तो आपने अगर किसी ऐसे बंदे से परचेज किया जिसका एंटीएन नहीं है तो 10% तक आपकी जो परचेज है वो डिसअलाउ कर दी जाएगी, क्लेम डिसअलाउ कर दिया जाएगा, एक्सपेंडिचर जितना भी है, परचेज है, एक्सपेंस है, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको समझ लीजिए। नॉर्मल बिजनेस आप वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले कर रहे हैं, लेकिन लॉ में चेंजिंग आ गई है। जब लॉ में चेंजिंग आएगी तो अपने आप को मोल्ड कर लें। अब एफबीआर ने किया क्या है, खुद तो एफबीआर ने काम नहीं करना। एफबीआर का काम है कि इन तमाम बंदों को देखा जाए जो बिजनेस कर रहे हैं और एनटीएन नहीं है, उनके पास टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, वो उनको ढूंढे। उन्होंने खुद तो काम नहीं किया, लेकिन जो फाइलर ऑलरेडी प्रॉपर टैक्स दे रहा है, प्रॉपर अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, एफबीआर का नोटिस आता है, उसकी रिस्पॉन्ड में नोटिस का रिप्लाई करता है, ऑडिट करवाता है, अगर कोई टैक्स निकलता है तो टैक्स जमा करवाता है, हर साल अपनी टाइमली रिटर्न फाइल करता है, पूरी कंप्लाइंस करता है एफबीआर के साथ। वो अपनी सारी चीज़ें उसने डॉक्यूमेंटेड हैं, अटैच्ड हैं। लेकिन अब उसी के ऊपर ही पेनल्टी लगा दी गई है कि अगर तुमने ये काम किया तो हम तुम्हें पकड़ेंगे, हालांकि ये मेन काम किसका है, एफबीआर का है। तो ये एक बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपना बिजनेस भी मैनेज करे, तमाम गवर्नमेंट अदारे भी मैनेज करे, और अब परचेज के लिए वो पुश भी करेगा अपने सप्लायर को जहाँ से चीज़ें परचेज कर रहा है कि अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं होगे और मैं तुमसे बिजनेस करूंगा तो मेरे लिए नुकसान है। जाहिर बात है फिर उसके लिए नुकसान होगा, तो फिर क्या होगा, या तो आप चीज़ें ऐसे लोगों से परचेज करेंगे जो आपको रजिस्टर्ड होंगे और महंगी देंगे। जाहिर सी बात है कंपटीशन कम हो जाता है। जब कंपटीशन कम होगा तो आप क्या होगा कि जो दूसरा रजिस्टर्ड सप्लायर है वो आपको प्रॉपर जो है वो उसका मार्कअप भी, मार्जिन भी ज़्यादा होता है, जीएसटी भी ओबियसली उसने चार्ज करना ही करना है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बिजनेस के लिए। लेट्स सी आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए जो आप काम कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट आज नहीं आएगा, ये टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद जब कभी नोटिस आएगा उस टाइम पे इम्पैक्ट आएगा। अब विद होल्डिंग वाला चक्कर ही खत्म हो गया है, करें या ना करें वो अपनी जगह पे है, वो तो पेनल्टी देनी है आपने। अगर आपने ये काम कर लिया तो मजीद आपका 10% प्रॉफिट बढ़ जाएगा और आपको टैक्स मजीद देना पड़ेगा। तो लिहाजा केयरफुल रहें, मॉनिटर करें, अपने बिजनेस को रिव्यू कर लें, सप्लायर को मैसेज दें कि रजिस्टर्ड हों, और अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर्ड लोगों के साथ बिजनेस करें। एफबीआर ने अब आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप उनके पक्के एजेंट बन गए हैं। अब आपका काम है कि आप नॉन फाइलर को पुश करें,
उनको भगाएं और टैक्स नेट में लेके आएं। आपके पास कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।